salam, namaste, sat sri akal to everybody, and Namaste. welcome to my new series of What's Your Story by Madhvi. After a very long fighting और लड़ाई के बाद YouTube पे हम आ गए हैं फाइनली सर के साथ. और किसके अगर साथ लड़ाई? लड़ाई किसके साथ? टेक्निक के साथ. इंस्टा के हाँ. साथ लड़ाई. ओके. एंड मैं जैसे कि हर शो की शुरुआत करती हूँ एक कुछ सेइंग से, तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी. मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है. मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ जीत नहीं सकता. यस. आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है, और इसी विश्वास के साथ आज हमारे साथ पद्मश्री श्री मनोज जी हैं. मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में, जिसका नाम है व्हाट्स योर स्टोरी बाय माधवी. और आपने कहा था एक संवाद, तो मुझे वो अच्छे से याद है. संवाद जरूरी है. डायलॉग इट्स कॉल्ड. जी. थैंक यू माधवी जी. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. नो सर, मैं ये चाहती हूँ कि एक्चुअली आई लव टू स्पीक हिंदी, और आपसे आज बातचीत होने के बाद मैं श्योर हूँ कि थोड़ी तो हिंदी मेरी सुधर जाएगी. हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी आनी चाहिए, और हिंदी हमारी भाषा है, और मुझे लगता है कि हमारी भाषा में बात करें वो अच्छी बात है. और हिंदी में बात करना, फिल्मों में हिंदी में काम करना, हिंदी फिल्मों में काम करना, हिंदी जितने भी कार्यक्रम है हमारे देश के, लगभग 100% हिंदी में ही होते हैं. 100%. बिल्कुल. तो हिंदी में बात करना ये हमारी भाषा है. जी हाँ, हमारी मातृभाषा है और हम इसके लिए फक्र है हमें. थैंक यू. सो सर, ये बताइए कि आपका जो बचपन है उसके लिए मैं कुछ दिखाना चाहूंगी. अच्छा. जी हाँ. क्या आप देख सकते हैं सर? नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ. ओके. कोई बात नहीं. एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट सर. नॉट दिस वन. ये नहीं, नॉट दिस वन, सॉरी, ये नहीं है. एक्चुअली ये है सर. सो लेफ्ट साइड पे, अगर मैं लेफ्ट साइड से चलूं तो यहाँ पे आपके पापा, मतलब जी. पिताजी. जी. तो हमें इनके बारे में पहले कुछ बताइए. मेरे पापा बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, और बहुत बड़े कीर्तनकार थे. संस्कृत के बहुत बड़े मतलब विद्वान थे. जी. और उन्हीं की जो सिखाई बातें हैं उस पर ही मैं चला हूँ आज तक. और हर इंसान के जो बाबूजी होते हैं जी. या माँ होती है, वो पहला गुरु होते हैं. बिल्कुल. गुरु पूर्णिमा गई है, तो मेरे जिंदगी के सर्वे सर्वा जो है वो मेरे माता पिता हैं. और पिता खासकर वो संस्कृत नाटकों में काम करते थे. बड़े 7 साल वो संस्कृत पढ़े, और उन्हीं का जो दिया हुआ है वो लेकर चल रहा हूँ. और उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो हूँ वो उनके आशीर्वाद से हूँ, और मेरे दर्शकों के प्यार के कारण. बिल्कुल. सर, आपने कहा कि सर कीर्तन करते थे, तो कीर्तन से आपका मतलब क्या है? कीर्तन का मतलब है कि वो एक
कीर्तन का मतलब सिर्फ गायकी नहीं, मतलब गाना नहीं। जैसे हम गुरुद्वारा में जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब की जो रुचाएं होती हैं, जी। उसका कीर्तन होते रहता है। वो गाना तो है ही, लेकिन उन उन वो जो ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब की जो ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे मराठी में अभंग कहते हैं या दोहे कहते हैं, दोहे, तो वो हमारी गीता का जो सार है, जिसे हम सार है। तो वो सार जो है, वो सार की जो बातें हैं, जी हाँ, वो बातें लोगों को एक्सप्लेन कर कर कहना। गाना भी है उसमें, उसमें ड्रामा भी है। ड्रामा इन द सेंस हर पात्र को अपने तरीके से समझाना है। तो समझा। 2.5-3 घंटे का ये पूरा किसी प्रांगण में या मंदिर के प्रांगण में ऐसा होता था। तो जी वो कीर्तन परंपरा महाराष्ट्र में है। वो गुजराती है, हम गुजराती हैं, लेकिन वहां भी वो उस परंपरा के कीर्तनकार रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक अनूठी परंपरा है महाराष्ट्र की, जिसे नारदीय परंपरा कहते हैं। जैसे नारद का जो कीर्तन होता है, वो कीर्तन का अर्थ जो होता है, मतलब कभी भी कबीर के दोहे हैं या गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाएं हैं, नामदेव जी की संत वाङ्मय है, तुकाराम है, ज्ञानेश्वर है, गीता है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, ये सारी रुचाओं को लेकर, इसको लेकर उनका निरूपण होता था। तो वो कीर्तन परंपरा है। तो उसमें गायकी भी आनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने भी आने चाहिए, भाषा पर भी प्रभुत्व होना चाहिए, अपने जो सारे पुराण वेद है उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है, संत वाङ्मय का ज्ञान होना आवश्यक है, साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है, व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उसमें अपने आप में एक बहुत ही वो विद्वत्ता चाहिए, तो ही वो आदमी जो है वो कीर्तन कर सकता है। तो तो ये है। मतलब कहने का है, जैसे कि हम आज के जमाने में बोलते हैं वन मैन आर्मी, यस, वन मैन आर्मी थे वो। है ना? यस आई एम यस। नॉट रॉन्ग। तो वन मैन आर्मी बनना बनना इतना आज के जमाने में बहुत कठिन है मेरे ख्याल। जी 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 जी। और क्या आपने कभी थिएटर, आपने अपनी शुरुआत अपने पापा के साथ करी छोटे में, जब आप जी बच्चे जी जी थे? जी जी। मैंने मुझे उन्होंने सिखाने की बहुत कोशिश की। मैंने बचपन में भी किया था एक बार, छोटा सा, मतलब कुछ आधे घंटे का। तो वो शिक्षा भी उन्होंने मुझे दी थी। आई थिंक वो वो जो शिक्षा है उसका लगता है कि जो जीवन का अपना जो रास्ता है, अपना जो मार्ग है, हाँ, वो संपन्न करता है, वो वैभवशाली करता है। तो इसी शिक्षा का परिणाम है कि आज इस क्षेत्र में आकर भी मुझे अ, मतलब आज भी मेरा थिएटर नहीं छूटा। अपना अपना विचार जो है, उस विचार को लेकर, अपने प्रिंसिपल को लेकर मैं जीता हूँ। तो आई थिंक वो बचपन में जो संस्कार दिए हैं, तो वो मैंने किया है बचपन में। आपकी माता जी का क्या रोल रहता था? माता जी मेरी मतलब घर में सबको संभालती थी, हमको। संपूर्ण गृहिणी। उन्होंने कभी बाहर, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बट बहुत ही व्यवहारू है। वो मुझे लगता है 3री-4थी कक्षा तक पढ़ी हुई हैं। अब वो भी 78 साल की हो गई है। अब मैं उनके साथ ही रहता हूँ। तो अभी ऐसा है कि घर में जो व्यावहारिक शिक्षा है कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसान ने अपने हिसाब से चलना चाहिए, हम्म, अपने दायरे के ऊपर नहीं चलना चाहिए। जो बेसिक जो माता होती है घर की, हिंदुस्तानी माँ जिसे कहते हैं, वो प्रखर हिंदुस्तानी माँ है और अभी भी वो है मेरे साथ। बहुत 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 खुशी की बात है, और मैं बहुत खुश हुई सुन के कि जी हाँ, एक माँ ही होती है जो अपने घर के पूरे वातावरण को स्वच्छ बनाती है, एक संपूर्णता प्रदान करती है एक परिवार को। माँ ही है जो पूरे घर को पूर्णत्व देती है। बिल्कुल। वो अन्नपूर्णा भी है, वो अम्बा भी है, वो
सब कुछ है, वो नव दुर्गा है बेसिकली। करेक्ट। तो वो पूरे घर को शिद्दत, शिस्त, डिसिप्लिन, न्याय, ममता, सब कुछ, उस सब कुछ अपने कृति से दिखाती है। तो वो माँ माँ है, माँ के कितने भी गुण वर्णन करो आप थक नहीं सकते और अवर्णनीय है वो। तो माँ का प्रभाव हर बालक के जीवन में होता है, वैसे मेरे जीवन में भी रहा है। ठीक है सर, लेकिन जो दूसरे पिक्चर मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, वो उसमें आपके भाई हैं, मेरे भाई हैं जी, छोटे भाई हैं। वो भी एक्टर एंड प्रोड्यूसर रह चुके हैं। हाँ, एक्टर थे वो, प्रोड्यूसर नहीं रहे, एक्टर थे। और रंगीला में पक्या का रोल किया था मेरे छोटे भाई, मेरे से 3 साल। उनकी मोटर बाइक एक्सीडेंट में आज से 22 साल पहले मृत्यु हो गई और वो नहीं रहे। वो सरफरोश में थे, फिर पहले रंगीला आई, फिर सरफरोश आई, फिर उन्होंने आपके साथ काम किया था? जी मेरे साथ थिएटर में बहुत मतलब उसको थिएटर में लाने के लिए उसने मुझे कहा मुझे भी थिएटर करना है, इसलिए बहुत 2-3 लोगों से पहचान भी की। फिर हमारे कांति मड़िया थे, उनके साथ वो वहां पर उनके साथ भी जाते थे, उनके वर्कशॉप में गए थे। फिर बहुत ज्येष्ठ रंगकर्मी थे कांति मड़िया, बहुत महान थे। तो और वहां से फिर थिएटर में से भी ज्ञान, मतलब मैं थिएटर करता था, वो उससे भी रहा नहीं गया। तो ये है, बट मेरे जीवन का एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक अभिन्न अंग जिसे कहते हैं। और 22 साल हो गए उनको जाकर, लेकिन आज भी लोग देखते हैं और मेरा और उनका चेहरा बहुत सिमिलर है। लोग कभी कभार कहते हैं कि वो आप ही हैं, मैं बोला नहीं, वो मेरे भाई थे। तो आज भी उनकी याद। मैं माफी चाहूंगी अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो। ये नहीं नहीं, ये है क्योंकि ये बात ही ऐसी है और ये हुआ है। वो नहीं रहे इस जीवन में, वो भी सत्य है। लेकिन अपने छोटी सी आयु में जितनी भी फिल्में या नाटक में काम किया मेरे साथ, चाणक्य नाटक में भी थे मेरे साथ, वो 1-2 नाटक उन्होंने किए थे। सब ऑलराउंडर थे वो प्रोडक्शन भी करते थे, वो सीरियलों का प्रोडक्शन करते थे, तो सीखते भी थे और करते भी थे, वो बहुत डैशिंग थे। चलिए, वो जहाँ पर भी हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और मेरी आशा है खुश रहें जिधर भी हैं। सर, नेक्स्ट पिक्चर ये हमारी भाभी जी हैं जी जी, एंड ये इनके बारे में आप बताना चाहेंगे? आपके निश्चित रूप से माय बेटर हाफ एंड बेटर हाफ मेरी धर्मपत्नी है। और मैं मतलब कैसा है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो पत्नी का जो भाग होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, इसीलिए उसे बेटर हाफ कहते हैं। हाँ, इसीलिए उसे धर्मपत्नी कहते हैं। क्या? हाँ, धर्मपत्नी। और इसलिए कहते हैं उसको देखो, आपके दुख में, आपके सुख में, आप जब शादी करते हो तो सप्तपदी होती है। सप्तपदी वो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, एक श्लोक आता है और दिखाता है, बट वो सप्तपदी का मीनिंग जो है वो अगर हम समझे तो बहुत जबरदस्त है कि हर हर पत्नी और पति एक दूसरे के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंट, वो एक, ये हमारे धर्म की ये बहुत बहुत बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इट इज समर्पण जिसको कहते हैं कि आप, ये फॉरेन में होता होगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लिव इन रिलेशन और ये सब कुछ है, लेकिन जो डिवोशन और समर्पण से होता है दोनों को एक दूसरे के साथ,
तो सुख दुख में साथ देने वाली, आपके साथ आपका दुख शेयर करके लेने वाली, आपका सुख में भाग देने वाली, और आपके, क्योंकि कलाकार का जीवन बड़ा विचित्र होता है, बड़ा इनसिक्योर होता है, तो ऐसे जीवन में जब कोई भी अ, सहारा होता है, माँ बाप आप बचपन हो पढ़ाने तक ठीक है, सबका आधार होता है इमोशनल बॉन्डिंग, लेकिन जो पत्नी होती है वो दूसरे, जैसे एक छोड़ होता है, तो छोड़ को एक डाली आती है, दूसरी डाली आती है, तीसरी डाली आती है, चौथी डाली, तो ये छोड़ की दूसरी डाली है, वो दूसरी डाली के आधार पर सारी डालियां हैं, तो वो दोनों, अगर मैं बहुत ज्यादा इसके मामले में नहीं, आप गूगल पर जाएंगे तो सप्तपदी का मीनिंग क्या है वो समझ में आ जाएगा, बट बेसिकली संजोग बट के रखती है सब कुछ। हाँ, और इसलिए क्योंकि ये मेरे जीवन में तो उसका बहुत बड़ा आधार है, जी। क्योंकि ऐसा भी एक मेरे जीवन में पीरियड आया जब मैं मृत्युशैया पर था, जब मेरे हाथ में काम नहीं था, मैं कुछ भी, मतलब मैं कोई बहुत बड़े स्टार का बेटा नहीं हूँ कि इस क्षेत्र में आकर मुझे फटाक से काम मिल जाएगा। जो भी किया है अपने ईश्वर की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, और जो भी संपन्नता, गुण संपन्नता सीखने का प्रयत्न किया, सीखा मेरे गुरुजनों से, वो मैंने किया। मैंने नाटक में काम किया, मैंने रंगमंच अभी भी कर रहा हूँ, और उसकी अनिश्चितता बहुत थी, तो शादी के बाद भी ये सारे प्रसंग आते हैं, तो तब आपको आधार देने वाला कौन होता है? पत्नी होती है। तो अगेन वो नवदुर्गा वाली बात आती है कि यहाँ भी वो सपोर्टर होती है। तो मेरी पत्नी ने बहुत, शी इज अ बैकबोन, मतलब क्या वो प्रोडक्शन या डायरेक्शन की लाइन? मेरे नहीं, वो प्रोडक्शन मेरा, मतलब उनका ही खुद का प्रोडक्शन है, वो खुद प्रोडक्शन संभालती है, मेरी टीम संभालती है, मेरे रंगकर्म की, मेरे थिएटर की, सब कुछ शी इज हैंडलिंग। मैं जाके सिर्फ काम करता हूँ। और मैं एक बात बताता हूँ कि अ, मैं जब 2001 से लेकर 2003 तक 2 साल मुझे क्लॉट हुआ था, और पता नहीं था कि मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। वहां से मैं आज यहाँ आया हूँ। तो उस समय के बाद मेरा काम मिलना, वो 2 साल घर चलाना, कैसे चलाना, ये सारी बातें वो पास्ट हो गया। बट उसके बाद भी आज यहाँ तक, जहां तक मेरा मकाम है, तो मुझे लगता है कि हर पत्नी जो होती है वो, देखो हर स्वभाव जो होता है वो अलग अलग होता है हर किसी का, बट आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है उसके आधार पर वो सब कुछ होता है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। इसलिए पत्नी को पति अच्छा मिलना चाहिए, और पति को पत्नी भी अच्छी मिलनी चाहिए, तो ही संसार चलता है। नहीं तो ये एक ट्रैक्टर का हो और एक साइकिल का हो तो नहीं चलता है। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपके सुपुत्र और आपकी सुपुत्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मेरी पुत्री तो नहीं है, तो मेरे पुत्र ही हैं दोनों, तो और दो, एक पढ़ रहे हैं, एक पढ़कर अभी ही इज इनटू। वो भी एक्टिंग की लाइन में आना चाहते हैं या वो? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। अब मतलब वो जानते हैं, थिएटर जानते हैं, एक्टिंग की हुई है, प्राइजेस लिए हुए हैं कॉलेज में वगैरह, तो दे आर, ही इज थिंकिंग ऑफ सम फिल्म मेकिंग का ही कुछ सोच रहे हैं जीवन में। बस ईश्वर को प्रार्थना उनको उनका रास्ता सफल बनाए, और वो मेहनत करके आ गए। बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, अब हम आपके थोड़े से बचपन में चलते हैं, जब आप पैदा हुए थे, जब मनोज जोशी जी पैदा हुए थे। हाँ, तो आपकी स्कूलिंग लाइफ में चलते हैं। आप जैसे कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से आपने ग्रेजुएशन किया है। नहीं वो थोड़ी सी मैं क्लियर करता हूँ। वो ग्रेजुएशन तो नहीं कर पाया मैं सिर्फ वहाँ पे 2 साल था, हॉबी क्लास किया मैंने पेंटिंग का, अच्छा। और उसके बाद मैंने
पब्लिकेशन डिजाइनिंग जो है वो प्राइवेटली कर दिया, और उसके बाद में काफी सारे मैगजीन में एज ए लेआउट आर्टिस्ट तरीके से काम करता था, एज अ असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के हैसियत से काम किया मैंने, लगभग 17-18 मैगजीनों में काम किया। और तो और बचपन में तो मैं स्कूल में था, तब से मुझे नाटकों का शौक था। एनुअल डे में नाटकों में काम करता था। फिर गांव में पला बड़ा हूँ, और जो गांव में पला बड़ा है उसको इंडियन संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति क्या है, वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं अपनी जड़ों से बिल्कुल जुड़ा, हर आदमी, हर भारतीय आदमी जुड़ा हुआ ही है। लेकिन जो गांव से आया है ना, उसको सारा फोक पता है, उसको लोक नाट्य पता है, उसको संगीत के बारे में बिल्कुल पता है, लोक संगीत के बारे में पता है, उसको नाटक के बारे में पता है, सब कुछ पता है। तो ये बचपन में ही संस्कार हुए थे। उसके बाद मैं मुंबई आया 79 80 में, मेरे 8th स्टैंडर्ड में। 8th स्टैंडर्ड की बात याद आई तो मुझे याद आया कि जब आप वहां से यहाँ आए तो शायद आप क्लास में कुछ नीचे हो गए थे, ऊपर फेल हो गया था, हो गए थे। क्योंकि एक आदमी जब गांव से आता है शहर में तो ऐसा लगता है इतना बड़ा शहर है, ऐसे मुझे भी हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि मैं गणित में कच्चा था। तो एक मिनट मैं आपको इंटरफेयर करूंगी, वैसे मुझे भी मैथ्स पसंद नहीं। हाँ, वो मैथ्स मुझे आता ही नहीं, अभी आज तक नहीं तो समझ में आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कलाकारों को पसंद नहीं होता है, इसलिए मुझे भी पसंद नहीं है। तो हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप फेल होते हैं ना, मतलब मैं एक मानता हूं कि भाई चींटी से मेहनत आदमी ने सीखनी चाहिए, बगले से तरकीब सीखनी चाहिए, मकड़ी से स्किल सीखना चाहिए। हाँ, तो ये अपने को, ये संघर्षमय जीवन है। और मैं एक बात बोलता हूँ कि सफलता और असफलता, फेल्यूर और सक्सेस का दरवाजा ही फेल्यूर खोलती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति एक क्लास में फेल होना या किसी बिजनेस में फेल्यूर हो गया इसलिए मैं नेगेटिव हो गया, बहुत ही हताश हो गया कि सब लूट गया, अभी क्यों नहीं, आई हैव टू ट्राई। ये लोग, अभी देखो आप चींटी जा रही है ना, तो चींटी की लाइन को आप तोड़ देंगे ना तो 1 सेकंड के लिए वो टूट जाएगी, हाँ, बिखर जाएगी। 5-7-10 सेकंड के बाद जब आप वापस आएंगे तो वापस लाइन करेक्ट है, हाँ। है ना। तो ऐसा है कि ये चीजें है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीज जो आपको स्टेप अप करना है, तो स्टेप अप करते वक्त अगर आपका स्टेप न जाए, आप गिर जाओ, तो वापस उठकर आपको चलना ही है। यू कांट जस्ट स्टॉप योरसेल्फ इन लाइफ। इसलिए सफल जिंदगी के लिए अच्छा और बुरा अनुभव दोनों जरूरी है कि क्या अगर बोलते हैं, दुख नहीं आएगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा? हाँ, कि अच्छा दिन आपके जीवन में खुशियां लाता है, और बुरा दिन जो होता है वो एक्सपीरियंस लाता है, अनुभव लाता है। तो उस अनुभव के आधार पर ही आप अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हो। दिस इज व्हाट आई। जी, बिल्कुल ठीक कहा। तो आप बचपन में कैसे थे? नॉटी थे? हाँ, बहुत नॉटी था, बहुत क्लास में नॉटी था, मस्ती बहुत करता था। दिख और वो नॉटीनेस, रही कभी? हाँ जी, पिटाई हुई थी कभी? वो पिटाई दूसरों की होती थी, मेरी नहीं होती थी। तो आप दूसरों को पिटवाते थे? ओह! नहीं, मैं नहीं मारता था किसी को। मेरी वजह से क्लास, मतलब ऐसे होता था कभी कभार कि करता मैं था और नाम किसी और पर आता था। लेकिन एक आध दो बार मुझे क्लास में से भी बाहर निकाल दे पकड़ा गया था स्कूल में। तो बट वो तो अगर आपने स्कूल में भी अगर ऐसे
बैठे हो, ऐसे ही बैठे हो। और फिर वो बुकिश कीड़ा नहीं था मैं, बहुत ही मतलब पुस्तक पढ़ा और एग्जाम में बहुत परसेंटेज ला दिए। ये सारी चीजें जो है उछल कूद है, आपका जो नटखटपना है और आपका जो ऑब्जर्वेशन है बाहर का, क्योंकि बाहर की अ, मतलब मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो वो होता ही है, हर बच्चे में होता है, तो वैसे मुझ में भी था। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने बचपन का कुछ एक किस्सा या कुछ एक स्टोरी याद करिए जहाँ पे आपको आज तक याद है वो चीज, वो बहुत दिल के करीब हो, या अभी फिलहाल शूटिंग करते हुए, या कोई भी एक ऐसी कहानी जो आपके दिल के करीब है और आप कभी नहीं भूलेंगे उसे, वो कौन सी हो सकती ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। है? नहीं, बट एक एक कहानी जरूर हम सबकी जिंदगियों में होती है। हाँ, मैं मैंने एक बार एक एक शिक्षक थे, वो मुझे हमेशा स्कूल के बाहर मतलब क्लास के बाहर निकालते थे। एक किसी लड़के ने आवाज निकाली थी, मैंने नहीं निकाली थी, फिर भी मुझे क्लास के बाहर उन्होंने भेज दिया। भेजने के बाद मतलब वो हर हर उनके पीरियड में मुझे क्लास के बाहर हैं? भेजते थे। हाँ, क्लास के बाहर, क्यों? क्लास के अंदर नहीं। तो बाहर से सुनना है, मतलब ऐसे वो क्या वो मुर्गा बना के, हाँ, मुर्गा बना के सुनना है मुझे। हाँ, मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि बाहर मतलब बाहर जाओ, ऐसा खड़े होके नहीं, हाँ। क्लास के बाहर खड़े रहकर ये मुर्गा बन के जो भी क्लास में है वो सीखो। वो कुछ दिन तक उन्होंने लगाया था। कितने दिन तो तक? ये मुझे लगता है कुछ एक 8-10 दिन तक लगाया था वो आपने दौर। पूछा नहीं क्यों सर? नहीं नहीं, वैसे उस जमाने में नहीं था, पेरेंट टीचर एसोसिएशन नहीं होता था स्कूल में। उस जमाने में हाँ, वो जैसे वो अगर दौर ऐसा था कि जो शिक्षक आपके पिताजी को भी पढ़ाता थे, वो आपको भी पढ़ा रहे हैं। तो गांव की बात है ये। तो तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार मैंने कुछ किया नहीं है, मैं कैसे ये सब ऐसे करूं। हाँ, तो खैर आज उनका बेटा मेरा अच्छा मित्र है, पूना में रहता है। तो आ, वो उन्होंने तो ना वहाँ गांव में एक ऐसे वो आ, एक पेड़ आता है खुजली का, एक ऐसे इमली टाइप में एक आती है, एक इमली टाइप होती है, मैं क्या नाम भूल गया उसका। वो उसकी पाउडर जो होती है ना, अगर वो उड़े तो पूरे शरीर में खुजली आ जाती है। अच्छा। उसको एक पर्टिकुलर नाम है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे इमली के आकार का होता है, बिल्कुल इमली जैसे ही होता है। अगर भूल से आपका हाथ लग गया तो पूरे दिन भर कुछ भी करो, आपको गोबर से नहाना पड़ता है। वो उसके छोटे छोटे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कण। हाँ, तो वो शरीर में वो आपके जो पोर्स होते हैं उसमें खुले घुस गए जाते हैं। तो हाँ, खुजली शुरू हो तो जाती वो सिर्फ आप साबुन लगाओ कुछ भी, वो गोबर से स्क्रब करो या किसी से भी स्क्रबिंग करो तो ही वो जाएगा। काउ स्क्रब बोलते थे। है। हाँ, काऊ डंग। हाँ, तो काउ डंग से। तो आ, मैं क्या, मुझे गुस्सा आया तो मैं एक वो लेके आया और कागज में ऐसे करके वो कुर्सी पर लगा दिया और टेबल पर लगा दिया, दूसरे दिन उनके पीरियड के पहले। ओ। हाँ। और उनके पूरे शरीर में जब क्लास में जब शुरू हुआ, उस दिन उन्होंने मुझे, उस दिन बंद हो गया था, मतलब उस दिन बोले भाई तू सुधर जा। मतलब मैंने किया ही नहीं है गुरुजी, फिर भी मुझे डांटा। तो गुरुजी थे, इंग्लिश के शिक्षक थे। तो उन्होंने वो जो पाउडर थी वो उनको लग गई, उन्होंने पूरा शर्ट निकाला, पूरा उनका जो कुर्ता था। और ये देखकर उस वक्त एक बचपना होता है, आई थिंक आई वाज इन 6th 5th 6th क्लास। हाँ, हाँ, तो उस वक्त उतनी वो भी नहीं होती है आपकी, बट एक होता था कि यार ये मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हैं बार बार। हाँ, हाँ। तो फिर पता चला, और वो तो क्लास छोड़ के चले गए।
पर आप और नहीं, सुनिए सुनिए, दूसरे दिन उनको पता चला और मैं उस दिन सो नहीं पाया कि यार मैंने ये बुरा किया, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गया। उनको पता नहीं चला था, लेकिन मैं दूसरे दिन गया और उनको कहा कि मैं गुरुजी इस रात भर सो नहीं पाया, लेकिन ये जो खुजली डाली थी वो मैंने डाली थी, मुझे मारी है। हाँ, दिस आई एम टेलिंग यू, मैं आज भी वो प्रसंग याद करता हूँ कि मुझे एक क्षण भर गुस्सा आया उस चीज को लेकर कि ये आदमी मुझे क्यों बाहर भेजता है, बार बार क्यों बाहर भेजता है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैंने बता दिया कि आपने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मुझे ऐसे देखते रहे, एंड ही वाज आल्सो क्राइंग एंड आई वाज आल्सो क्राइंग। so sweet. देन ही टोल्ड, अरे बाप बेटा, बोले तुझे शिस्त लगाने के लिए कर रहा हूँ, तुझे कोई मेरा गुस्सा थोड़ी है। मेरा तो नहीं रहे अभी, बट ये ऐसा किस्सा है कि तूने मेरा बुरा किया है इसलिए मैं तेरा बुरा ही करूंगा। ये जो वृत्ति है वो 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 नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। वो गुरुजी ने मुझे बताया, मैंने बोलने के बाद मुझे लगा मुझे डांट पड़ेगी, मुझे मारेंगे, मुझे करेंगे, लेकिन उन्होंने वो मुझे ऐसे देखते रह गए और उनकी आंखों में, क्योंकि मैंने तुरंत अपने आप को सरेंडर, क्योंकि उस रात मुझे याद है मैं सो नहीं पाया था वो सारा रूप देखकर, क्योंकि दैट थिंग्स वो इतनी इरिटेट करती है आपको कि आदमी पूरा शरीर बदन खुजलाता है। उस वक्त मुझे वो थोड़ा सा हंसी आई, वो बचपना होता है अपना। बट उस दिन के बाद कभी जिंदगी में एक पाठ पड़ा कि सामने वाला व्यक्ति आप अगर सच बताओ तो माफ कर देता है। कर देता है सर, लेकिन ये कलयुग है। हाँ, आपको लगता है यहाँ पे ऐसा होता है कि सत्य बताओ तो आज भी लोग माफ कर देते हैं? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सतयुग है, वो सतयुग था या मेरा ही सतयुग नहीं था, मैं भी कलयुग में फला हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपको सीधा ही मिलेगा जिंदगी में। ओके, तो वहां पर अपना कृष्ण जो है वो याद आता है, तो आप उस वक्त कृष्ण भगवान को याद करेंगे तो वो कौरवों के साथ कौरवों की तरह था। हाँ, वो दोनों उसके भाई थे, कौरव भी भाई थे, पांडव भी भाई थे। उसने कहा तो दुर्योधन को, तुमको सेना चाहिए कि मैं, तो बोले तुमको लेकर क्या करूंगा मैं, तुम्हारी सेना दे दो मुझे। और पांडवों ने ले ली तो पांडवों ने कृष्ण को स्वीकारा। तो वो वो दुर्योधन अब अर्जुन को कहता है ना कि भाई ये तेरे दादा है, ये तेरे शिक्षक है, ये तेरे आचार्य है, ये तेरे भाई है, अभी तू युद्ध मैदान में खड़ा है। तो वो कृष्ण का जो शिक्षा है कृष्ण की, वही काम आती है कि भाई जो जैसा व्यवहार करे आपके साथ वैसा आप व्यवहार कीजिए। बट बदमाश है तो फिर बदमाशी से ही वो समझ में आएगा ना, उसको आप बहुत नम्रता से। हाँ, उसको उसी तरीके से समझाना चाहिए। तो वह मैं ये सीख क्यों, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं था जिंदगी में उस वक्त, हाँ, लेकिन वो एक भनक थी कि नहीं मुझे सच बता देना चाहिए। बट ऐसा है कि आपको फिर अनुभव के आधार पर आप जीवन बनाते जाते हो, उसका कोई फिक्स ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। बट आपके साथ जो जैसा व्यवहार करे वैसा ही व्यवहार आपका हो जाता है। बट आपको कैसे जीवन जीना है वो और आप पर है। संस्कार होते हैं। हाँ, वो आप पर है, आपको कैसे जीना है। आपको बुरी तरह से जीना है, आपको हथिया के जीना है, या आपको मेहनत करके जिंदगी का लुत्फ उठाते उठाते जीना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी फिर से। या प्लीज मुझे इजाजत दीजिए।
So this was a small presentation by me about. Thank you. Thank you. So I just want to ask you, sir, पद्म श्री जब आपको मिला तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपका रिएक्शन कैसा था? ये हमारा भारत देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो 4 सम्मान है उसमें से एक ये है पहला। और जब राष्ट्र आपका सम्मान करता है तो इससे और क्या सुपर बात हो सकती है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपके कार्य के लिए आपको राष्ट्र सम्मानित करता है। तो आई थिंक ये मेरे जीवन का बहुत ही क्या कहते हैं, एक अद्भुत क्षण है मेरे जीवन का, और इस शब्दों में आज तक मैं ऐसे वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन आप अगर अपना काम है वो, अगर जैसे मेरा रंगकर्म है, मेरा थिएटर का काम है, तो मैं कितना भी काम करता हूँ, मैं थिएटर छोड़ नहीं पाता। तो मैं मेरे लगाव से, मेरे लगन से, मेरे समर्पण भाव से काम करता हूँ। और उस काम को जब आपको सराहा जाता है और राष्ट्र आपको सम्मानित करता है, क्योंकि ये नागरिकत्व का उच्च पुरस्कार है, तो बड़ा एक अद्भुत फीलिंग है मेरी। और क्या कहूँ, बहुत even I felt very nice to make this presentation. While I was making this presentation, I came to know that you have really dedicated so many years in theater, whether it's Gujarati, Marathi, even Hindi. You have been a great comedian. You have been associated with the Bombay Society of Arts. एंड ऑल्सो अभी आपकी लेटेस्ट मैंने ट्वीट देखी थी जहाँ पे एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा, दैट इज if viewers don't know, I was just Cine and TV Artist Association. So you went to the honorable Governor Maharashtra, whereas you were talking about senior citizens above 65 who are artists, and how to about their pay, about what can be done. So what was the result, sir? एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सिंटा का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और प्रेसिडेंट विक्रम गोखले हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं अभी अमित बहल जी, और हमारी सारी ईसी की जो कमेटी है, इलेक्टेड कमेटी जो है, वो बड़ी इस जो ये कोरोना काल के दौरान बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही थी। हमारे पास इतना फंड नहीं है, और जो लोगों का एक भ्रम है कि टीवी में काम करने वाले कलाकार बड़े संपन्न होते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा ये भ्रम है, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट रो के जो कलाकार हैं, जिनका दिन का मेहनताना है वो लाखों में होता है, हजारों में होता है, लेकिन जो छोटे छोटे कलाकार है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन काम करने वाले लोग, उनके पास उतनी आमदनी नहीं है। तो एनजीओ के थ्रू उनको अनाज कैसे मिले, क्योंकि उनको काम नहीं है, उनके पैसे आने बाकी है। टीवी में पैसे भी 90 दिन 120 दिन 180 दिन, और ऐसे भी प्रोड्यूसर है जो पैसे भी डुबाते हैं। ऐसी परिस्थिति में काम करना उनके लिए बड़ा दुष्कर हो जाता है। तो उनके लिए कि भैया उनको अभी 30 दिन के बाद पैसे मिले, कोविड का कवरेज हो, 50 लाख का हो, उन्होंने 25 लाख का दिया। उनका मेडिकल अगर कोई व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके लिए भी पैसा खर्च करे, वो बीमा निकाले उनका सामूहिक तौर पर। ये सारी मांगे थी, चाहे वो फाइस हो या सिंटा हो, हमारी तरफ से ये मांग थी, तो वो पूरी की। लेकिन अभी क्या हुआ कि 60 के ऊपर के जो लोग हैं, पहले 60 के ऊपर था, फिर अभी 65 के ऊपर का था। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी महामहिम राज्यपाल जी को, भगत सिंह जी की खंडूरी जी को, तो कि ये लोगों को कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, ग्रेजुइटी नहीं है, ये लोग रिटायर भी नहीं होते, और इनके ऊपर ही इनका परिवार जो है वो निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह नौकरी कर रहे हैं तो पगार आधा देगा या 1/4 पगार देगा, पेमेंट देगा, ऐसा नहीं है उनका। तो उनके लिए
वो अपने बेचारे रिस्क पर जाएंगे, क्योंकि हमें तो कोरोना के साथ अब जीना पड़ेगा और जीना सीखना भी पड़ेगा, जी हाँ। लेकिन बेफिक्र होकर नहीं, बेसावध होकर नहीं, सावधान होकर, सतर्कता के साथ हम मास्क पहनकर जाएं, सिक्योरिटी वो जो है उसकी जो पालन करे, उसके अनुदेशों का पालन करे, कि भैया हम किसी के नजदीक ना आए, ऑल दैट स्टफ, टेम्परेचर है, खांसी है, ये वो, हम हमारी जो एहतियात है वो सब बरते हम, लेकिन उसके साथ में उनका खाना पीना, उनका कुटुंब जो है वो उन पर निर्भर करता है, तो उनको काम करने की अनुमति मिले, और उसकी संख्या कोई ऐसी ज्यादा नहीं है, मैक्स टू मैक्स 1000 होगी, चाहे वो रीजनल हो या ये हो। तो हमने बात की, हमने सिंटा की बात की कि सिंटा क्या है, कैसा काम करती है, क्या है उद्देश्य, क्या है उसका, ये सारी बातें की, और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली मुझे कहा कि निश्चित रूप से इसमें कुछ भी पॉजिटिव सोचेंगे, और मुझे आशा है कि जल्दी गुड न्यूज मिलेगी, और वो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो काम करने लग जाएंगे, और उनका घर जो है वो चलने लगेगा, क्योंकि सारे उद्योग ठप है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग लास्ट मोमेंट तक काम करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसके अलावा काम की करने को करना, करने को जाना, ये उनकी मजबूरी है, तो इसके लिए ये थोड़े अलग पड़ते हैं, इसलिए ये मैं विनती लेके गया था। बहुत ही नोबल जॉब कर रहे हैं सर आप, आई मस्ट, इट्स अ वेरी वेरी नोबल जॉब। अब मैं फिर से कुछ शेयर करना चाहूंगी, आई डोंट नो, मैंने आपके बहुत कुछ बनाया है। क्या? अलाउ मी अ मिनट। जी, एक मिनट बस। सर, ये आपके भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं जो आपने कैरेक्टर रोल्स में अपने दमदार आवाज और डायलॉग डिलीवरी के साथ इनको एक तरीके से कह सकते हैं यादगार बना दिया है सबके दिलों में। थैंक यू। चाणक्य जब आपने किया, मैंने सुना आपने 1000 बार चाणक्य का रोल प्ले किया है, सच है सर? या तो वो थिएटर पे था? तो पिछले 30 साल से कर रहा हूँ वो नाटक में, और भारत के कोने कोने में जाकर मैं कर रहा हूँ। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले वो नाटक मेरा पैशन था, और ये जाना मैं एक भारत में ज्यादातर जो शोज होने की शुरुआत हुई वो काफी सारी संस्थाओं के लिए, कैंसर को मदद करने वाली संस्था हो या कैंसर ग्रस्तों को या किसी भी नोबल कॉज के लिए, फिर वो नाटक मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी टीम के लिए मिशन बन गया। तो फिर मैं अभी एक आशीष गौतम जी हैं जो हरिद्वार में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा व्यक्तित्व है कि अपना पूरा घर परिवार छोड़कर वो सेवा में लग चुके हैं, कुष्ठ रोगियों की सेवा तो करते ही हैं, उनको उनकी दवा करना, उनको मलहम की पट्टी बांधना, वो उसके लिए एक दवा खाना बनाना, फिर उसके बाद में आ, आ, उनके जो बच्चे हैं, अब उसका भी क्या दोष, वो बेचारे कुष्ठ रोगियों का, जिसको घर से निकाल लेते हैं धक्का मारकर, वो बेचारा कोई कोई स्टेशन स्टेशन पर भीख मांगते मांगते हरिद्वार आ जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो उन बच्चों का क्या दोष है, उनके बच्चे का क्या दोष है? तो उन बच्चों को वो शिक्षा देते हैं, और ऐसे कुछ आदिवासी के बच्चे हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं, कुछ अनाथ बच्चे हैं, ऐसे कुछ 700 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको अपने पांव पर खड़े होने के लिए तक की शिक्षा देते हैं। और 2 बच्चे अभी मॉरिशस पढ़ने के लिए भेजे आयुर्वेद के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी कार्य करने वाले महान व्यक्तित्व हमारे देश में है,
और मैं उनके साथ कब, मैं तो निमित्त हूँ उनके साथ जुड़कर। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास है, वो बहुत जबरदस्त कार्य है उनका। मतलब इतना कि मैं भारत में यूपी, बिहार, सब जगह उस आश्रम के लिए, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के लिए मैं मिशन के भाव से काम करता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा काम करना है तो मुझे तो सिर्फ जाकर वो नाटक खेलना है, लेकिन एक विचार भी पहुंचे लोगों तक। चाणक्य का भी विचार वही था कि भाई इस देश को कैसे एकत्रित कराए, और इस देश के एक एक व्यक्ति को राजा का जो भी राजा के जो भी विकास के काम है, या राजा का जो भी ये है योजनाएं हैं, वो अंतिम चरण में रहने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये जिसको कहते हैं कि ये 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 दरिद्र नारायण की सेवा बोलते हैं, तो ऐसे करने वाले महान विभूतियों के साथ, आशीष गौतम जी के साथ मैं जुड़ा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास से जुड़ा। ये चाणक्य का ही एक भाग है। तो वो पहले पैशन था, अब वो मेरा मिशन है। इसलिए इसके शोज 30 साल से मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक्टर में मैं मेरे जीवन में आकर मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी कला से, अगर ये निमित्त से भी मैं जुड़ सकता हूँ, तो ये भी एक सेवा है ना। तो आई थिंक चाणक्य ने ये भी, मतलब हो सकता है ऊपर वाले के कुछ मन में और हो, और इसलिए इस इतने साल तक मैं वो नाटक कर सका हूँ और कर रहा हूँ। तो सर, आपको तो अब तक चाणक्य की सारी कूटनीतियां जो होती हैं राज्य, अब तो पूरी आ गई होंगी। क्या आप उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं कभी? देखो ऐसा है, उनको जानना तो दरिया है, समंदर है, वो ऐसा हाँ। बोलना। मैं तो रोल करता हूँ, मैं एक्टर हूँ, बट ऐसा है कि कलाकार होने के नाते आपको पढ़ना भी पड़ता है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र जो लिखा है वो राजनीतिज्ञों के लिए, व्यवस्थापन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये जिसे आज हम आईएएस ऑफिसर कहते हैं, संतरी, मंत्री, राजा ने कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे राज्य को, जैसे अभी आज कल चाइना का वो चल रहा है, हाँ जी। तो कूटनीति है, विदेश नीति है, कि कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, कब कैसे शत्रु को पहचानना चाहिए, और शत्रु को पहचान कर, ये सारी चीजें वो ग्रंथ में आज से 2400 साल पहले लिख चुके हैं। खेती का व्यवसाय जो है उसके लिए किसान को कैसे मदद रूप बने राजा, ये सारी चीजें आज भी अगर हम उसको पढ़े सही दृष्टि से, टैक्सेशन पर उन्होंने कहा है, पासपोर्ट सिस्टम उस व्यक्ति ने शुरू की पहले, कितना बड़ा काम कर चुके हैं। हमका हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा ये जनरेशन पढ़ नहीं पाता, या उनको ऐसा मालूम ही नहीं है शायद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि एक मिथ समझकर उसको रख दिया है। ये हमारे लोगों का, हमारे जो राज्यकर्ता हैं उनका भी प्रॉब्लम हुआ है आज तक, जिन्होंने किया है कि हमारी चीजें हमको सही ढंग से हमारे तक नहीं आने दी। हमारे इतिहास पुरुष है, जितने भी इतिहास पुरुष है, हमारा 1857 का जो संग्राम है, उस चीज को लेकर अगर हम, मतलब मैं तो ये 1857 अभी पिछली शताब्दी में हुआ, पर ये हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है जो नहीं पढ़ाया गया। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और चाणक्य नीति है वो व्यवहार, कुशलता, जीवन में कैसा रखना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा नागरिक ने रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि भैया आपने बालकों ने कैसा रहना चाहिए, प्रौढ़ों ने कैसा रहना, वो सारी रहन सहन। क्योंकि क्या है कि हरेक व्यक्ति से देश बनता है, और व्यक्ति से देश जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति के साथ आप धीरे धीरे उसको अगर एक क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, वो करने के लिए वो नीति शास्त्र लिखा हुआ है।
तो वो नीति शास्त्र सबने पढ़ना चाहिए। उसका मैं अभी YouTube चैनल पर मेरे करके वो करने वाला हूँ, उसका मेरा काम चल रहा है। और वो एक एक सूत्र जो है उसका मीनिंग क्या है, क्यों है, ये मैं करने वाला हूँ। अभी तो थोड़ा सा बाकी है। दीजिए सर हमें, आप अपना कोई भी फेवरेट सा डायलॉग चाणक्य का जो बोला है कुछ सुना दीजिए जो आपको याद हो। यस, तो हाँ, ओके। विषाद योग अर्जुन का प्रवेश कर रहा है हृदय में वत्स। कुमार मौर्य, दो कारणों से आपका विषाद योग अत्यंत अयोग्य है। आपका ये विषाद योग कुछ असमय उत्पन्न हो रहा है कुमार, और अर्जुन को जो अनुभूति युद्ध से पूर्व हुई थी, आपको युद्ध पश्चात हो रही है। क्या आपकी राज्य लालसा ने यह अनुभूति युद्ध से पूर्व नहीं होने दी? या आपकी निर्बुद्धिता के कारण युद्ध से पूर्व युद्ध की भीषणता का ज्ञान नहीं हो पाया आपको? कुमार, अर्जुन के विषाद युग को काटने के लिए भगवान वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था, किंतु उनके पास अमर्याद शक्ति थी। मेरे पास ना ही उतनी शक्ति है, ना ही उतना धैर्य, और ना ही उतना समय। तुम्हारे इस विषाद योग को काटने के लिए मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारा शिरच्छेद कर दूंगा पुत्र। थैंक यू। वो अपने शिष्य को भी कहता है, अपने शिष्य को भी कहता है कि आपने तो हिला के रख दिया यार। कि तुम्हारा जो राजा को ये कि तुम किस कार्य के लिए आए हो। हाँ। तुम्हारा काम है लोगों का भला करना, लोगों के सुख में तुम्हारा सुख है। हाँ। तुम्हारा सुख में तुम्हारा सुख नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इससे अगर दूर चले जाओगे, तो उसने तो उपदेश दिया था कृष्ण ने अर्जुन को, लेकिन मैं उपदेश वगैरह नहीं दूंगा। मैं दूसरा चंद्रगुप्त तुमको हटा के दूसरा चंद्रगुप्त खड़ा। सो दिस इज द कैरेक्टर। ये मेरे मित्र हैं लेखक मिहिर भूता, उन्होंने नाटक लिखा है और मेरे बहुत अजीज मित्र हैं। और ये नाटक आज भी मैं जब भी खेलता हूँ या करता हूँ, आज भी मैं उसमें से कुछ न कुछ नया सीखता हूँ। थैंक यू। बट सर ये बताइए कि आपको ड्राइंग बहुत पसंद है ना? आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे जी, लेकिन फिर आप फिल्मों में कैसे और सीरियल्स में कैसे एंट्री हो गई आपकी? अब नहीं, मैं मेरे घर की मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हूँ, तो पिताजी ने कहा यार ये तुम पेंटर बनना चाहते हो, इसलिए मैं नहीं कर पाया पूरा, इसलिए मैंने पब्लिकेशन डिजाइनिंग किया और आमदनी शुरू करो और फिर बाद में तुम्हारा जो भी है करो। आई विल सपोर्ट यू, बट ये एक्सपेंसिव है, कैनवास कलर्स ये वो बहुत, इट इज नॉट, ये बहुत उस समय की बात है। तो मुझे कहा कि तुम तुम्हारा शौक पूरा करो, लेकिन साथ साथ ऐसा भी कि ये भी करो। लेकिन मेरी रुचि धीरे धीरे कॉलेज में गया था, जेजे में ही मेरे एक दोस्त है आशुतोष आप्टे, उनके साथ हमने एक झैंग ग्रुप की स्थापना की थी और नाटकों में काम करते थे, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशनों में पार्टिसिपेट होना। फिर धीरे धीरे मेरा वो लगाव जो है वो बढ़ता गया और 90 में मैंने एक परमानेंट जॉब कर रहा था वहां रेजिग्नेशन देकर। फिर 90 से मैं नौकरी को मैंने नमस्कार किया और फिर तब से लेके आज तक सिर्फ कलाकार बना हूँ। फिर मैं थिएटर है, इंटर कॉलेजिएट इंटर स्टेट कंपटीशन स्पर्धा होती है नाटकों की, फिर चाणक्य किया, फिर चाणक्य का भी 86 में रिसर्च शुरू किया, 90 में नाटक पूरा हुआ और 89 में 90 में नाटक किया और उसके बाद में ये
चलता गया। तो उसके बाद में सीरियल आई, फिर फिल्म आई, मराठी सीरियल, गुजराती सीरियल, हिंदी हिंदी फिल्म, गुजराती फिल्म, मराठी फिल्म, मलयालम फिल्म, पंजाबी फिल्म, कितनी फिल्में की। तो आई थिंक मेरा शौक था, हॉबी थी नाटक, और वो मेरा सर्वस्व बन गया। और जो पेंटिंग है वो मेरे निजानंद के लिए, मेरे खुद के आनंद के लिए मैं करते रहता हूँ। कभी कभार स्केचेस, अभी भी ये लॉकडाउन के समय में कुछ कुछ करता था। बट आपको क्या बनाना पसंद है सबसे ज्यादा? मैं स्केचेस बनाना पसंद है। मेरा पोर्ट्रेट बहुत ही प्यारा विषय है। तो दैट्स इट। सो सरफरोश फिल्म आपकी पहली डेब्यू थी सर, हाँ, एंड उसके बाद आपने एक सीरियल किया, तो सरफरोश का कैसा आपका एक्सपीरियंस था? बहुत सुंदर रहा। जॉन मैथ्यू माथन इज अ वेरी वंडरफुल डायरेक्टर। उसके बाद उनके साथ मैंने शिखर की, और सरफरोश कारगिल के टाइम उसके बाद ही आई थी, और वो बड़ी हिट फिल्म थी। हाँ, और उस फिल्म के बाद आमिर का पूरा जो करियर है वो एक अलग मोड़ पे चला गया। मतलब उन्होंने ये सोचा कि सब्सटेंस ओरिएंटेड फिल्में वो करने लगे। बट सरफरोश वाज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, जो मेरी शुरुआत की फिल्म रही। और आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। जितने भी मैंने काम किया सारे हिंदुस्तान के बेस्ट डायरेक्टर हैं। सो मेरी पहली फिल्म है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। और नेशनलिस्ट फिल्म है, यस देश प्रेम जगाने वाली फिल्म है, राष्ट्र प्रेम जगाने वाली फिल्म है। और इसलिए वो आज भी जब भी आती है सबको अच्छी लगती है। जी। और ये आपकी कुछ वर्किंग स्टिल्स हैं जो कि आपके मराठी और हाँ, मैं मराठी में ये नारबाची वाड़ी है, जी, ऋण है, ये हेरा फेरी गुजराती में है। अच्छा, ये बीच में जो फोटो फ्रेम लेके खड़ा हूँ, हाँ हाँ, ये ये वाली। हाँ, बहुत हो गई मेरी। हर भाषा में 5 एक भाषा में फिल्में हो गई। जी, मैंने देखा। सर, आपको कॉमेडी पसंद है या आपको कॉमेडी के रोल्स ऐसे ही मिल गए हमारे इंडस्ट्री में? नहीं, पसंद तो है ही मुझे निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा स्वभाव, मैंने कहा ना कि वो एक बचपन से ही वो एक ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक तिरछी ह्यूमर पहले से पसंद है मुझे। बट मैं वैसे बहुत गंभीर प्रकृति का इंसान हूँ, लेकिन ह्यूमर मुझे पसंद है। मैं बिना मतलब आज भी मेरा बचपना जो है वो अभी तक यथावत है, वो गया नहीं है। बट कब, क्योंकि वो ही आपको जिंदा रखता है। और एक कॉमेडी इज अ, जैसे कहते हैं कि अ, मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉमेडी जो है वो अ, गंभीरता के गर्भ में जन्म लेती हमेशा। तो कोई भी ह्यूमर के पीछे एक बहुत अच्छी सोच होती है। मैं पिक्युलर ह्यूमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप कोई भी ह्यूमर करना अ, आसान नहीं है। ह्यूमरस बात करना, किसी को हंसाना, ये बहुत। आसान बात नहीं है। और इसलिए आप देखो कि अ, अब हुआ ये कि एक्सीडेंटली मुझे रोल मिलते गए वैसे, और मैं करता गया, जी, तो वो बन गया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉमेडी ही रोल किए, मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के संजीदा रोल किए हैं। भैया जैसे भूल भुलैया है, जी। प्लेड माई, ये मेरा मेरे, फेवरेट कैरेक्टर है आपका। थैंक यू, थैंक और ये आपका सीरियल है कहता है दिल, यू। यस, जिसमें आपने इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट नेगेटिव रोल जीता। जी 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 जी। एंड यस, यही नहीं, मतलब आपने बहुत सारे आईटीए अवार्ड जीते, बेस्ट सपोर्टिंग रोल फॉर अशोक सम्राट।
देन आपने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता फॉर सपोर्टिंग एक्टर फॉर दशाक्रिया। यस यस। सो हाँ वो ये फोटो लगाई है आपने, बराबर है। जी, थैंक यू। why sir, there is the no thank you, but I'm trying my best because we had to shift from you know इंस्टा से यहाँ पे, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, बट आई थिंक आई हैव कोई माय। बात नहीं, बट बहुत बहुत अच्छा लगा। इंस्टा नहीं हुआ लेकिन ये हुआ, बहुत बढ़िया। एंड इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी सर। ये जो सम्मान आपको मिला हमारे श्री मोदी जी से, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मैं ओरिजिनली जिस गांव से हूँ गुजरात में, साबरकांठा, जो अभी अरावली डिस्ट्रिक्ट हुआ है, हाँ, तो वो मेरा मैंने वहाँ का मैं कलाकार के रूप से मेरा सम्मान किया गया है। वो वहाँ पे मतलब नॉर्थ गुजरात में हुआ था ये कार्यक्रम। हाँ जी। आई थिंक हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं, ये है दशा। यस, ये इस रोल के लिए मुझे मिला था। यस जी हाँ, इसी रोल के लिए। एंड सर सारे अवार्ड्स हो गए, लेकिन फिल्म फेयर का कब नंबर आएगा? नहीं, क्या मतलब ऐसा है कि ये नेशनल अवार्ड है, वो राष्ट्र आपको देता है, या टेलीविजन है, वो नहीं मिला तो ऐसा कोई दुख नहीं है। अभी उसके बारे में सुना है कि भैया वो नॉमिनेशन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, प्रोड्यूसर ने नहीं दिया होगा, हो सकता है। और मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, ये नहीं मिला ये नहीं मिला, ऐसा है नहीं। मुझे मेरा अगर उचित मेरा रोल है और मुझे मिले, और वो नहीं मिला तो कोई जीवन में कमी नहीं है। ये अवार्ड उससे महान अवार्ड है ना। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि और आप इसके लिए तो किन किन लोगों ने लिखा है कि मैंने इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में खरीदा। तो हाँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है। मुझे अपने काम से काम रखो, और काम देखो ऐसा है, मैं मतलब ऋषि जी ने अपने उसमें ही लिखा है ना कि एक कोई आत्मकथा में, तो ये ठीक है। अभी इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपका काम जो है वो आप काम शिद्दत से करो, और पब्लिक आपको जो देती है हाँ, वो उससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं है। और राष्ट्र सम्मानित करता है, उससे बढ़कर क्या अवार्ड हो सकता है मेरे लिए। बिल्कुल। ये सर इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये कौन सी रैली है जहाँ पे आप डॉली बिंद्रा जी के साथ हैं? मुझे लगता है ये वाघा बॉर्डर के साथ थे, और आई थिंक उस वक्त अटैक हुआ था सैनिकों पर। ओके, ओके। सर यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2019 में यू वर ऑनरेबल स्पीकर। सो व्हाट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा है, यूथ के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं आज, कैसे जिए। बहुत आई थिंक इसको भी एक 8, मुझे लगता है 10-11 महीने हो गए इसको, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, तो हो भी गया होगा शायद। यूथ के सामने एज अ स्पीकर में गया था कि भैया आज एक विषय था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और ये सोशल मीडिया कितना घातक है और कैसे यूजफुल है, उसके ऊपर एक परिसंवाद था, तो उसमें मैं गया था। जी, सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, नुकसान भी है, और क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए,
ये यूथ के ऊपर था. आई थिंक दैट वाज द डिस्कशन. या क्योंकि मैंने अफसोस की बात है, मैंने वो स्क्रीनशॉट और मेरे पास वो पिक्चर्स हैं जहाँ पे आई एम नॉट एबल टू शेयर, जहाँ पे आप स्मृति ईरानी जी और हाँ, वो भी आई थी. जी हाँ, मैं आई एम अनेबल टू शो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट हाँ मैं ये जरूर दिखा. वन ऑफ द मतलब वो मेहमान थी वहां पे, स्पीकर. जी हाँ. सो सर मुझे ये बताइए कि अगर इंडस्ट्री के बारे में आपसे एक बात पूछूं तो नेपोटिज्म पे आपका क्या कहना है? क्या नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? बिल्कुल. हर क्षेत्र में नेपोटिज्म है. जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो ये यहाँ पे कहाँ काम नहीं होता. बट एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए. ऐसा है, हमारे पॉलिटिक्स, आप हर राज्य के पॉलिटिक्स में जाइए, ज्यादा क्यों, मोतीलाल जी के बेटे नेहरू जी के बेटी इंदिरा जी के बेटे राजीव जी के बेटे अभी राहुल जी. ये क्या है? परंपरागत. ऐसे कई उदाहरण है, मतलब एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण. डॉक्टर का बेटा भी चाहेगा मेरा बेटा डॉक्टर बने, मैंने हॉस्पिटल बनाई है, हॉस्पिटल करे. तो नेपोटिज्म हर क्षेत्र में है. पर क्या फिल्म इंडस्ट्री में होना अच्छी बात है? अरे नहीं, बट मैं एक बात बताता हूँ, अच्छी बात है या बुरी बात, ये एक बहुत डिबेटेबल सवाल है. अच्छी बात देखो, अल्टीमेटली टैलेंट बोलता है. एक बात समझ लीजिए कि मैंने बोला ना कि बगले से तरकीब सीखनी चाहिए. यू हैव टू हैव पेशेंस. होता होगा, मैंने सुना है, मैंने कभी अनुभव इस चीज का दूसरे तरीके से किया है. हो सकता है सब जगह ग्रुपिज्म कहाँ नहीं है, सब जगह है. आपका अनुभव कैसा रहा सर? नहीं, मेरा अनुभव तो मुझे बहुत, मेरे कोई चाचा मामा काका या मेरे फादर इस इंडस्ट्री के थे नहीं, है ना. हाँ. तो मुझे यहाँ तक आते आते भी कितने साल हो गए? 90 से साल की नहीं है, 2020 है. ऑलमोस्ट. सर मैथ्स क्यों पूछ रहे हैं? आपसे शुरुआत में ही बात हुई थी नहीं, कि कलाकारों तो से ऐसा मैथ्स है, नहीं पूछते ऐसा हैं. है. मैं एक बात बताता हूँ, दिस इज नॉट, मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ कि ये सब चीजों को आप अनुभव के आधार पर अपने हिसाब से बात कर सकते हो, लेकिन आपको अपना रास्ता बनाना है सारे ऑड्स को पार करके. एक बात मैं समझ चुका हूं इस क्षेत्र में, आने वाले लड़के को काम देना, ऐसी चिट्ठी लेके आने वाले को एक बार काम मिलेगा, 2 बार काम मिलेगा, 3 बार काम मिलेगा, या हो सकता है यशस्वी लोगों के साथ 2-4 पिक्चरें और मिलेगी, या सीरियल और मिलेगी, या जो भी मिलना है मिलेगा. टैलेंट का क्या, वो तो इंजेक्शन से नहीं मार के दे सकते ना. अच्छा, दूसरा ऐसा है कि जो भी हुआ अभी, ये मतलब सुशांत सिंह का बहुत बुरा, मतलब आई एम टेलिंग यू, सब दुखी थे, एवरीबॉडी वाज, मतलब सब शैटर्ड थे, शॉक थे. ये क्या हो गया? Yes. Hello, sir. We lost the connection. Can you hear me, sir? Yeah. I'm so sorry. We lost the connection. I don't know about this technical issues which are going on today. No, my phone is having problem. My phone is having. I know, but I was just, we were talking about something very important issue, and you know, about
what happened with Shashank ji. Now I have to wrap. Just मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उस सुशांत सिंह के इस आत्महत्या के कारण बहुत विरल ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको दुख नहीं हुआ होगा, और भयंकर शॉकिंग था वो। मतलब उसके परिवार जनों के साथ सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि इस दुख में हम सहभागी हैं और कुछ नहीं कर सकते। उनका एक पुत्र था, एक इकलौता पुत्र था पिताजी का। उनके घर वालों को कैसा लगा होगा। लेकिन ये उसके बाद में ये जो भी चर्चा उठी है, जो भी है, मैं एक चीज मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि भैया, अगर मेरे खिलाफ अगर कोई अन्याय हुआ होगा तो वो अन्याय के सामने मुझे डटकर उसका सामना करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर वो इतना टैलेंटेड लड़का था कि वो आगे उसकी करियर बहुत जबरदस्त मकाम पे थी, और हो सकता है कि इसके बाद कुछ और हुआ हो सकता था। बट दुर्भाग्य है हमारा कि एक अच्छा अभिनेता, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा होनहार टैलेंटेड युवा कलाकार हमने खोया। बट मेरे साथ ऐसा कभी मुझे याद नहीं है कि ऐसा कभी नेपोटिज्म का शिकार मैं हुआ हूं, या क्योंकि मैं कभी, मतलब खैर हीरो बनना एक अपने आप में एक अलग चीज है, और फिल्में मिलना वो भी एक प्रारब्ध की बात होती है, टैलेंट की भी बात होती है, काफी सारे उसके वो है। तो उस विषय में मेरा अनुभव जो रहा है वो अलग है। इससे मैं इस पर मुखर होकर, मेरे पास कोई प्रूव्ड चीज नहीं है कि इसके ऊपर मैं मुखर बात कर सकूं। जी हाँ सर, इतना मैं, ये बहुत ही दुखित घटनाक्रम हुआ। बट पर मैं मेरे इस क्षेत्र में जो भी आने वाला नया बंदा है, मैं उसको इतना ही कहूंगा कि भाई डटकर जो भी है डटकर करो, पेशेंस के साथ करो, पॉजिटिविटी के साथ करो। निगेटिविटी को अपना साथ अगर आ रही है तो उसको आप उससे दूर कैसे के जाना है। योग है हमारा, मेडिटेशन है हमारी, जो भी भगवान को मानते हैं, इष्ट देव को मानते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर कर हमेशा अपने साथ एक पॉजिटिविटी बरकरार रखिए। ये मुंबई में हजारों लोगों के ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें आपाधापी में मुझे जल्दी दौड़ना है, ये भी कुछ लोगों का होता है। बट वो जल्दबाजी में हमारे हाथ से कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वो जल्दबाजी ना करे। वो अपने आप में अपने उसमें से टैलेंट पर विश्वास रखे, और पॉजिटिविटी, निगेटिविटी को अपने साथ मत आने दे, सकारात्मकता से जिंदगी जिए और मेहनत करे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हैं वो जिनको उसके बारे में डिटेल मालूम है, जिनको मतलब मैंने तो इसी तरह काम किया भाई, कि किस प्रकार से अपना ध्येय रखकर, अपना गोल सामने रखकर आए तो अपना रास्ता बदल दो। हो सकता है कहीं ग्रुपिज्म हो सकता है कहीं कुछ हो, बट अपना रास्ता कैसे बनाना है वो हर एक का अपना अपना एक तय मार्ग है, मुझे ऐसा लगता है। और वो वही करना चाहिए, अपनी सोच के हिसाब से सकारात्मकता से जिए। जी सर, एक्चुअली this is all our outlook, and we should always feel positive whatever we are doing, and we should be positive. So I think you're also in a hurry, and we have to end the session here today. Yeah.
but थैंक यू। it was an honor. मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज मैं आपसे यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ। आपने मुझे इतनी ज्ञान की बातें बताई और हमारे दर्शकों को भी ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू में जब वो देखेंगे। थैंक यू। मैं फिर एक बात बताता हूँ कि अच्छे दिन हमेशा खुशियां लाते हैं और बुरे दिन हमको एक अनुभव देता है, और जिंदगी में ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। वो अनुभव न हो तो हमें अच्छे दिन नहीं दिखेंगे। इसलिए सकारात्मकता से ये कोरोना भी जाएगा, इसके बाद का जीवन भी हमारा अच्छा ही होगा। निश्चित रूप से अभी सारे उद्योग ठप हैं, सब कुछ है, लेकिन हम पहले संरक्षित और जीवित रहेंगे तो सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए आदेशों का, अनुदेशों का, नियमों का पालन करके घर में सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और सावधानता से बाहर जाएं। मास्क के बिना, ग्लोव्स के बिना बाहर ना जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे आई एम वेरी वेरी स्मॉल टू विश यू, बट wish you all the very All the best to you. You are very good, and God bless you, and all the best. so much. Bye. Need your blessings, sir. Thank you so much. So guys, this was all about our Padma Shri, Mr. Manoj Joshi ji. And I know there has been a lot of inconveniences today because due to technical issues regarding we had to shift from Insta to YouTube Live, which wasn't in our frame. But all that ends, I mean, all is well that ends well. So I think we made a point that he was there with me and with you all to share his life experiences and his journey. And I've learned a lot from him. So hoping to see you next time with a new person and distinguished personality or a celeb with me. Until that time, please take care. Thank you so much.